जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। पिछला वीडियो 2 वीडियो था और एक और वीडियो था जो कि संबंधित था, अध्ययन से संबंधित था, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा वीडियो ही मान लीजिए, लेकिन मुख्य रूप से तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो पिछला वीडियो देखे होंगे, उसके बाद वाले बातों को लेकर के हम आए हैं। चलिए बिना देर के हुए समझते हैं। देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब 1000 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर मिलता है तो 1 किलोमीटर बनता है। ओके, 1000 मीटर हो जाएगा। ओके, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियमों को व्याख्या की थी? न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन जो है वो गति संबंधित 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो वह कौन सा पुस्तक था जो कि इस नियम को उसमें सूचीबद्ध किए थे? तो वो था प्रिंसिपिया। कौन था? प्रिंसिपिया जो पुस्तक था, उन्हीं में गति के नियम की व्याख्या इन्होंने किए थे। जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए आ गया बात, तो इससे भी हम लोग समझते चले। जड़त्व के नियम अर्थात न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियमों को दिए थे, ठीक ना। प्रथम नियम उनका यह था कि जब कोई वस्तु स्थिर है, कोई अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर एक समान वेग से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। समझिएगा बात को। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए, ठीक है। ये न्यूटन साहब का क्या था? प्रथम नियम था। दूसरा नियम उन्होंने दिए थे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, कोई वस्तु है उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, ठीक ना, उस पर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होती है। पहला नियम तो बोल दिया कि कोई वस्तु स्थिर रहेगी, गतिमान तक गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसे रोक न दिया जाए या गतिमान न कर दिया जाए, ठीक ना। और दूसरा कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। या तीसरा कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए प्रथम जो दूसरा जो नियम है ना, वो प्रथम नियम का अंश है। ए बराबर ए में होता है। ए बराबर क्या होता है दूसरे नियम में? ए बराबर ए में होता है, ठीक ना। और तीसरा नियम जो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर आप नाव पर से कूद रहे हैं तो आप जितना फोर्स से आगे कूदिएगा ना, उतना ही फोर्स से पीछे जाएगा। हम लोग जितना तेजी से इस तरह से दौड़ना चालू करेंगे, जितना पृथ्वी पर हम लोग बल लगेंगे उतना ही तेजी से दौड़ेंगे, ठीक ना। ये सब क्या होता है? थर्ड लॉ। रॉकेट का नोदन जो होता है, रॉकेट उड़ता है, वो भी थर्ड लॉ का पालन करते हुए आगे में बढ़ता है, ठीक ना। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो त्वरण का नियम, जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जब समय के साथ वेग भी अगर बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक ना। बल एवं समय का गुणनफल क्या कहलाता है? बल। और समय का गुणनफल अगर कर देंगे बल, फोर्स, और समय के गुणनफल जब कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है? आवेग आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेग, इम्पल्स, ठीक ना। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना जो है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का उड़ना। और रॉकेट उड़ता है तो किस गति का पालन करता है? तो गति के तीसरे नियम का वो पालन करता है। या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, तो हम लोग ये भी जान लें कि संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो संवेग का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कण है, कण यानी कोई भी वस्तु है, उस पर अगर बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग क्या होगा? शून्य होगा। उसका संवेग क्या होगा जी? शून्य होगा। ओके, शून्य नहीं, नियत रहेगा। क्या होता है? नियत रहेगा। अगर कोई कण है उस पर बाहरी बल आरोपित नहीं हो रहा है तो उसका जो संवेग होगा क्या होगा? नियत रहेगा, अर्थात कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है? रॉकेट उड़ता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और गति का कौन सा नियम है? तो थर्ड लॉ का पालन करते हुए उड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। संवेग जो परिवर्तित होगा उसको हम क्या कहेंगे? आवेग। जड़त्व आघूर्ण का समीकरण क्या है? जड़त्व आघूर्ण का जो समीकरण है I बराबर mr² है। I बराबर क्या है? mr²। m मतलब मास हुआ, r मतलब दूरी हुआ, ठीक ना।
जड़त्व बराबर आई बराबर क्या होगा, mr² होगा। ओके, जड़त्व आघूर्ण। कोणीय वेग, कोणीय वेग के लिए समीकरण क्या है, कोणीय वेग के लिए समीकरण क्या है, मान लीजिए कि ये वृत्त है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक ना, ये r त्रिज्या का है, ठीक है। कोणीय वेग तो इसके लिए हो जाता है ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बट्टा टी, थीटा बट्टा टी, जो टाइम लगेगा, ठीक ना, टाइम से क्या करेंगे, इस कोणवा में भाग दे देंगे तो वो क्या निकल जाएगा हमारा, ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा यानी कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे सूचित किया जाता है, ओमेगा से। तो कोणीय वेग का समीकरण क्या होगा, ओमेगा बराबर क्या होगा भैया, थीटा बट्टा टी हो जाएगा। ओके, कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं, आई जो कोणीय वेग थीटा बट्टा टी है और जड़त्व आघूर्ण जो है, जड़त्व आघूर्ण यानी mr², इसका गुणनफल जानते हैं क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग, आई ओमेगा बराबर कोणीय संवेग हो जाएगा, ठीक है। उड्डयन काल, किसी भी चीज को फेंकते हैं ऊपर तो वो जितने समय तक रहता है वो उड्डयन काल कहलाता है, ठीक ना। इसका सूत्र क्या है, 2u sin थीटा बाई जी है, 2u sin थीटा बटा क्या है, जी है। कोई भी वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे जितने समय तक ले रहेगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक ना, यानी उड्डयन काल कहलाएगा। ओके, उसके लिए क्या समीकरण है, 2u sin थीटा बटा जी है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, साइन थीटा उसका जो कोण होगा वहां पे बनेगा, ठीक ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है, न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उससे कौन चीज प्राप्त होता है जानते हैं, तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है, बल की परिभाषा। ओके, जड़त्व का संख्यात्मक मान है, तो जड़त्व का जो संख्यात्मक मान वो होता है द्रव्यमान होता है, उसका मास होता है, क्या होता है, मास होता है यानी द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाएगा, कोई भी मतलब जितना वेग से जा रहा है अगर उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए, ठीक ना, तो वेग को अगर मान लीजिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वेग से वो जा रहा है, अगर उसको 40 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग भी दुगुना हो जाएगा, उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना। जब वेग दुगुना करेंगे तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। ओके, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये न्यूटन साहब दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिए थे, न्यूटन साहब। खिस्सा सुने होंगे कि पेड़ तर सेब के पेड़ तर बैठे थे, सेब क्या हुआ कि नीचे गिरा। अब ये सोच में पड़ गए कि बताइए ना, उतना ऊपर जगह खाली है तो ऊपर नहीं गया, आइए नीचे आ गया। कई लोगों से पूछा था, कह के पगला, सेब खाने वाला चीज है तो धरती पर लोग है तो लोग के खाने के लिए नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा बे पगला, ठीक ना। तो इस तरह से बात करते, लेकिन इनको जवाब लोगों से जो लोगों के जवाब से ये संतुष्ट नहीं हुए और ये कहे कि देखिए ये जो कोई भी चीज को जब फेंकते हैं, अब बताइए जब वो इसलिए संतुष्ट नहीं हुए कि सेब की बात था, आम की बात था, लेकिन कोई ढेला उला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते तो वो तो नीचे गिरेगा, का ढेलो आदमी खाता है, बात समझे। तो इससे सेटिस्फाइड वो नहीं हुए कि ये लोगों के बात को नहीं माने और उन्होंने एक नियम का खोज किया जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना। और एक सिद्धांत दिए कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी उसको जिस बल से खींचेगी वही उसका गुरुत्व बल होगा और एक घटना गुरुत्वाकर्षण, जिस बल से खींचेगा गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक ना। न्यूटन के गति के तीसरे नियम अनुसार क्या है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जस्ट मैं पीछे बताया हूं, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होता है। राइफल जब चलाइएगा ना, तब जब घोड़ा दबेगा तो गोली निकलेगा आगे और राइफल का कुंदा भागेगा पीछे। इसे सामने धकेने का चाहते लोग इसी तरह से पीछे धके चलाता है कि जब भी भागेगा तो पीछे में, ठीक ना। और छोटा पिस्टल भी चलाता है तो ऐसे धैले रहता है, फिल्म में देखे होंगे ऐसे ठाए 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 ठाए, कोनो बढ़िया हीरो ऐसे चलाता है ठाए ठाए ठाए, ठीक है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पालन करता है। ओके, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से, मतलब बस चल रहा है, एक बार ब्रेक लगा दिया, बस सवारी पीछे की ओर झुक गया, ऐसा तो सामान्य बात है ना गुरुजी, ठीक है ना, झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है जानते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी जड़त्व के नियम पर। कैसे भाई, तो देखिए जब बस चलते रहता है ना तो पैर और बस के फर्श के बीच के घर्षण बल के कारण पैर गति में रहता है, लेकिन शरीर के ऊपर वाला भाग तो क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक ना, स्थिर बना रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जैसे ब्रेक लेता है
तब ऊपर का शरीर तो गति में रहता तब ना, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होता। ऊपर का शरीर क्या होता है कि गति में नहीं रहता, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, इसे पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक ना। एक बस के ब्रेक लगाने पर सवारी क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। एक ब्रेक लगाएगा तो पीछे की ओर झुकता है जी, एक ब्रेक लगाता है तो पीछे की ओर नहीं झुकता है जी, ठीक ना, आगे की ओर झुक जाता है। यहाँ गलती चुट्टा लिख दिया भाई, ऐसे ऐसे कैसे लिख देता है। एक गतिशील बस एक ब्रेक लगाने से बस पर जो सवार होगा यानी सवारी होगा वो पीछे की ओर झुकता नहीं है, आगे की ओर ऐसे झुक जाता है जब ब्रेक लगता है। तो कहता है कैसे चला रहा है रे, आराम से चलाओ ना, बात समझे। वो जड़त्व के नियम से यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से, ठीक ना। किसी वस्तु के स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु जो है स्थिर अथवा सरल रेखा में एक समरूप गति से समान रूप गति से गतिशील है और उसके परिवर्तन का जो गुण कहलाता है वो जड़त्व कहलाता है या जड़ता कहलाता है, ठीक ना। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान जब वृत्तीय गति होता है तो उसका चार अचल एवं वेग चर होता है। चाल अचर होता है लेकिन वेग क्या होता है, चर होता है, ठीक है। चाल अचर और वेग क्या होता है, चर होता है। एक समान जब वृत्तीय गति होता है ना तो उसका चाल अचर होता है, अलग अलग होता है, लेकिन वेग क्या होता है, उसका चर होता है, ठीक। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। अब बताइए कितना डिग्री पर आप गेंदा को लेके फेंकिएगा तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तब 45 डिग्री के एंगल बना के अगर फेंकिएगा तो ज़्यादा दूर ले जाएगा, ठीक ना। 45 डिग्री के एंगल बना करके, ठीक ना। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकेगी अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तक जा सके, ठीक ना। और ऊंचाई तक जाने के लिए 90 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा और दूर जाने के लिए 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु भिन्न चालों से समान समय तक चलती हो तो औसत चाल क्या हो, जानते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो उसका चाल अलग अलग हो। चाल क्या हो, अलग। एगो मान लीजिए कि कोई 2 कार है, एगो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, एगो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। दोनों का क्या हो, चाल अलग हो और समय क्या हो, एक ही हो, समान समय तक चलती हो, एक मतलब समान 1 घंटा तक चलती हो तो उसका औसत चाल जानते हैं। दोनों के वेलोसिटी का योग बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे, यानी औसत चाल बराबर क्या होगा, तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। इसका 30 और इसका 20, तो 30 और 20 50, 1 घंटा 2 घंटा भाग दे देंगे, सीधी सी बात है, ठीक ना। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण क्या है, तो म्यू बराबर F बटा N या R कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। म्यू F जो होगा, जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स होगा, मतलब कि घर्षण बल वाला होगा। N जो होगा सामान्य घर्षण होगा, सामान्य बल N, और फोर्स जो होगा वो घर्षण बल होगा। म्यू बराबर क्या होगा, F बटा N। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण क्या होगा, म्यू बराबर F बटा N या F बटा R कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सूचित करना रहता है, अलग अलग किताब में अलग अलग सूचित करता है, ठीक ना। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या है, तो देखिए इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं है। कैसे नहीं है मात्रक, तो बताइए जरा। देखिए ये जो है फोर्स है, इसका भी मात्रक मान लीजिए न्यूटन है, ये भी एक सामान्य फोर्स है, इसका भी मात्रक न्यूटन है। तो जब न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो खाक बचेगा, कोई मात्रक हुआ, अर्थात मात्रक विहीन है ये। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या है, कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा इसलिए रहेगा कि आदमी भट्ट नहीं जानेगा तो झट देना कोनो में कोनो लगा देगा, ठीक ना, जबकि इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि यह मात्रक विहीन है। सबसे बड़ा घर्षण बल क्या है, तो जानते हैं, चरम घर्षण। चरम घर्षण क्या होता है पता है आपको। मान लीजिए कैसे तिरछा कोई चीज रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि एंगती रखे हैं, तो वो घर्षण जहां से ये गिरने तक हो जाए, ये ढुलुकने तक हो जाए, वो चरम घर्षण कहलाएगा। कैसा घर्षण कहलाएगा, चरम घर्षण, ठीक ना। तो सबसे बड़ा घर्षण कोई है तो चरम घर्षण है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल की माप। पहला से बल के परिभाषा, दूसरा से बल के माप, पहलका से बल के परिभाषा प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। कोणीय वेग का मात्रक क्या है, जो कोणीय वेग अभी जो निकाले हम लोग, ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, इसका है रेडियन प्रति सेकंड है। कैसे, तो थीटा मतलब कि कोण हुआ, तो कोण को हम मापते हैं कथी में, रेडियन में। कथी मापेंगे, रेडियन। और नीचे क्या था, टाइम था। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी था, इसका हो गया टाइम मतलब सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। बटा का मतलब प्रति। ओके, आई होप समझ गए होंगे।
बल का गुणनफल, बल का गुणनफल है, तब बल का गुणनफल मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए बराबर एम ए मतलब फोर्स बराबर मास, मास मतलब द्रव्यमान, आ ए एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण, ए बराबर एम ए हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या होगा, तो ए बराबर एम ए होगा। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की तो समान त्वरण होता है। शून्य में मतलब शून्य समझ रहे हैं, शून्य मतलब कि हवा हुआ कुछ हो नहीं हो, तब किसी वस्तु को गिराइएगा ना तो उसका त्वरण एकदम समान रहेगा। चाहे भारी वस्तु को गिराइए, चाहे हल्का वस्तु को गिराइए, एगो लोहा के गेंदा गिराइए चाहे एगो पाँख गिराइए, दोनों समान त्वरण से नीचे गिरेगा। कब? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम एकदम हवा हुआ कुछ भी नहीं है, निर्वात है, ठीक ना। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाए तो मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तब कम हो जाएगा। गोल गोल घूम रहा है, वहीं पर आके बैठ गया, तब गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि और स्पीड हो जाएगा? नहीं, स्पीड होगा। कोणीय वेग वहां पे क्या होगा कि कम हो जाएगा। लेकिन अगर झूला ऐसे कोई झूल रहा है ऐसे आवर्त वाला पर, तो वो में अगर कोनो बैठेगा तब तेज हो जाएगा, समझे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम है। तो कबे से तो रट रहे हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण होता है? तो देखिए भैया, जल में गोर पीछे भागा जाता है तो आदमी आगे भागता है, तो थर्ड लॉ हुआ। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, ये लगाया एन ने, वो लगाया वन ने, है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, तो कौन सा नियम? थर्ड लॉ, ठीक है। गोली, बंदूक से गोली छूटता है, थर्ड लॉ। धनुष से तीर छूटता है, थर्ड लॉ, समझे। रॉकेट उड़ता है, थर्ड लॉ। घोड़ा गाड़ी को खींचता है, थर्ड लॉ। और बताए, और खोजिए। किसी असंतुलित बल, अनबैलेंस बल है, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल लगेगा उसका अनुक्रमानुपाती होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा, उस त्वरण का मान क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात F बराबर बल के अनुपात F अनुक्रम 1/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/A। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होगा वो क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा। बल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। समानुपाती के मतलब कि खाली ए हो जाता है, अनुक्रमानुपाती मतलब कि उल्टा। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। आइए ना आगे देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आरोपित बल के कारण। कौन सा नियम का पालन करता था? थर्ड लॉ का, ठीक ना। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है, गिर पड़ता है? तो जड़त्व के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकने पर, मान लीजिए कि गतिशील वाहन है, अचानक एक रुक गया तो सामने की ओर क्या होता है? गिर जाता है। तो ये जड़त्व के कारण, ठीक ना। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना का कारण क्या होगा? विश्राम का जरूरत, यानी विराम का जरूरत हो। अश्व मतलब घोड़ा पर बैठे हैं आप, एकाएक घोड़वा का हो चलना शुरू कर दे तो आदमिया के नाम ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो उसका जो है ना शरीर, जो ऊपर वाला भाग जो है ना, वो विराम के कारण, विराम यानी स्थिर में रहेगा, विराम के जरूरत के कारण, ठीक ना। और उसी कारण क्या होगा? पीछे गिर जाएगा, ठीक। लेकिन घोड़वा अगर तेज दौड़ रहा है तो वो तो घोड़वा के साथ साथ इहो गति में, अगर शरीरो गति में है तो ओकरा पर देखिएगा, अगर घोड़ा स्पीड दौड़ रहा है तो वो चाहेगा कि उछल जाए, तो उछलेगा तो फिर घोड़े पर गिरेगा। ये नहीं कि घोड़वा चल जाएगा आगे, ये गिरेगा नीचे, नहीं भैया। क्योंकि घोड़वा के गति के साथ साथ इसके शरीर का भी गति रहता है, जिसका कारण अगर वो उछलेगा तो फिर घोड़े पर ही गिरेगा। देखते हैं घुड़सवार के, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ऊपर से अगर उछलेगा तो फिर उसी पर वो गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो वो क्या होता है? विश्राम के जरूरत के कारण पीछे गिरता है, वो गति के जरूरत के कारण बना रहता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। काहे भाई? तो ऐसे कि बर्फ पर घर्षण बल कम होता है, छिहुलने लगिएगा। इस तरह से घर्षण क्या होता है? पृथ्वी पर घर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है। अब फर्श पर भी कम होता है। जो जितना चिकना सतह होगा उसका उतना ही घर्षण कम होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तब बर्फ पर चलना कठिन काहे होता है? तो वहां घर्षण बल का अभाव होता है। ओके,
गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक या अभिव्यंजक कहिए तो वो हाफ mv² है। क्या है? हाफ mv²। m क्या है आपका? मास है, द्रव्यमान है। v क्या है? उसका वेलोसिटी यानी वेग है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होगा? हाफ mv² हो जाएगा। ठीक। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी pe बराबर क्या होगा? mgh होगा। क्या होगा? mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh आ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। गतिज ऊर्जा के व्यंजक हाफ mv² आ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक mgh होगा। ओके, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए, जितना गति से जा रहा है ओकरा गति 4 गुनी कर दिया, जैसे मान लीजिए 20 के स्पीड में जा रहा है तो 80 के स्पीड कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी जानते हैं? तो 16 गुनी हो जाएगी। कितना होगा? 4 गुनी तो उसका वर्ग हो जाएगा, 2 गुनी तो 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक ना, क्योंकि वहां भर रखिएगा तो ऐसी हो जाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा जो है वो क्या कर दी जाए? 4 गुना, तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा? क्योंकि यहाँ क्या चीज है जी? हाँ, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? वस्तु की गति को 4 गुना कर देंगे तो यहाँ वर्ग का मामला है ना, तो वर्ग कर दीजिएगा, मतलब 16 गुनी हो जाएगा। अगर 3 गुनी कहेगा तो 9 गुनी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए, सूर्य से ऊर्जा का निर्माण का मतलब कि आखिर सूर्य से इतना एनर्जी कौन कारण से निकल रहा है? नाभिकीय संलयन से। कौन चीज से? बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा निकल रहा है। ठीक ना, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से इतना मात्रा में ऊर्जा निकल रहा है। ठीक ना। अब बम जो फूटता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक ना। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में, तो जब चाबी भर दी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक ना। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा के किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि उसमें विद्युत ऊर्जा रहता है। उसको क्या चीज बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत होता है? मोटर है, मोटर यानी डायनेमो। ओके, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? मोटर। और कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित कर देता है। तबे तो क्या किया जाता है कि उस पर मान लीजिए कि कोई पानी गिरेगा तो डायनेमो घूमेगा, तो डायनेमो घूमेगा तो स्थिति ऊर्जा कथी में बदल जाएगा? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। अब यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो mgh वाला होता है, एगो हाफ mv² होता है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। ठीक ना। माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन होता है, बात समझ, माइक देखा, माइक हेलो हेलो चेक 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 बोलता है ना, तो वो माइक्रोफोन जो होता है उसमें वो ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तब विद्युत ऊर्जा में। जो ध्वनि जो बोलता है वो किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर जो होता है चोंगा, ये लाउड स्पीकर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा में। क्यों? देखते हैं ना, इधर से आप इधर से मतलब कि जो भी विद्युत ऊर्जा उसको मिलता है वो ध्वनि के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है, हल्ला करवा के धर देता है सब। डीजे भी वही बात करता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक ना। तो आई होप ये बतिया समझिए गए होंगे। मोमबत्ती, मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती का मोम पिघलता है तो उसमें जो ऊर्जा संचित रहता है, जानते हैं रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित रहता है। तेल में, तेल के बत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। वो काथी में बदलता है? प्रकाश में और ऊष्मा में। आप देखिए, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है, धा लगता है ना, नहीं लगता है। लालटेन भी जलाते हैं तो लालटेन में जो तेल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है, वो काथी में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है, वो काथी में बदल जाता है? वो बदल जाता है प्रकाश और ऊष्मा दोनों में। ठीक ना। ये जो विद्युत बल्ब जो होता है वो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा काथी में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक ना। काथी में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। जो टॉर्च आप देखते हैं, टॉर्च जो सर्च लाइट होता है वो क्या होता है? वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में खाली बदलता है। क्या वो में धा लगता है का टॉर्चवा में? वो में ऊष्मा थोड़ी ना होता है। सोलर सेल, सोलर सेल जो देखे होंगे, सौर सेल जिसको बोला जाता है, इसमें सूर्य के ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता था? विद्युत ऊर्जा में। तबे तो क्या होता है कि बैटरी चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, और उसमें बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, एलईडी। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब। अब विद्युत जो बल्ब होता है वो क्या करता है कि प्रकाश और ऊष्मा में, वो ललका बल्बा
जो पहले चल रहा था, अब तो एलईडी चल रहा है, तो खाली प्रकाश देता है, ये ऊष्मा नहीं देता है क्या? जाके देखे धा लगता है क्या? नहीं लगता है भैया, समझे? ये खाली क्या देता है? प्रकाश देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये ऊष्मा में नहीं। लेकिन जो विद्युत बल्ब जो होता है वो वाला पहिल का सब, तो वो क्या होता है? प्रकाश और ऊष्मा दोनों में। विद्युत सेल, जो विद्युत सेल होता है बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तब विद्युत ऊर्जा में, वो भी विद्युत ऊर्जा में ना बदलता है, चेंज करता है। तो ये वो ऊर्जा वाला कन्फर्म कर लीजिएगा, ये बतिया समझ लीजिएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक ना। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता था? सितार। सितार जो बजता है उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो काची में बदल जाता है? ध्वनि में। काची में बदल जाता है? ध्वनि में। तब सितार बता ध्वनि ना करता है कि प्रकाश देता है कि ऊष्मा देता है। एक वस्तु उदासीन सम्य अवस्था में है, एकदम न्यूट्रल है, उसे हिलाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो शून्य हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे वही सब उपकरण दिया हुआ है कि कौन क्या चीज में, तो अभी हम लोग तो पढ़िए लिए उसका, ठीक ना। अभी यही चीज को तो पढ़े हैं, ठीक ना। अब इसको फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। आधी करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आधा करेंगे माने 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ओके, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 माने 1/4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv² होता है ना, तो 1/2 गुने, अब बताइए, द्रव्यमान एक वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो पहले मान लीजिए कि भी ही है, रहने दीजिए। अब इसको क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तब क्या होगा? इसको आधा कर देंगे ऐसे, 1/2 mv², तो 1/2 से mv से m कट जाएगा, तब v² 2 दूनी की 4 और नीचे हो जाएगा 1/v² है ले, तो v² से v² खत्म, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की चाल को आधी कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/4 गुनी हो जाएगा, माने चौथाई हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? कोई भी वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो उसका जो वस्तु का कुल ऊर्जा जो होगा ना, बदलेगा उदलेगा नहीं, नियत रहेगा। क्या होगा? नियत रहेगा, क्योंकि उसको गिरने के लिए अपना से नहीं गिर रहा है, वो गिराने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तब वो अपना से गिरता, तब ना एनर्जी खत्म होता, ठीक ना। यदि भार डबल तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा? W/P हो जाएगा। क्या होगा? W/P, भार बटा प्रयास। आभास क्या है? तो वह बल जो लीवर पर लगता है। मान लीजिए किसी चीज को जो दबाते हैं, जैसे हो गया कैंची वैची, तो लीवर पर जो बल लगता है उसको कहा जाता है आभास। टेकोमीटर यंत्र से नापा जाता है। टेकोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? घूमने की गति। घूमने की गति को काठी से मापते हैं? टेकोमीटर से, ठीक ना। आगे आइए, जी, ये जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है। इसको क्या कहते हैं? जी को, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है जानते हैं? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक ना। जी का मान ध्रुव पर, ध्रुव यानी पोल पर कितना होता है? तो पोल पर ज्यादा होता है, न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, ठीक ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से जब ऊपर या नीचे, पृथ्वी की सतह से या ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो 9.8 से क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने में जी का मान क्या है? तो कम हो जाता है। जब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाइएगा तो जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर गति बढ़ा रहे तो जी का मान कम होगा, अगर घटा रहे तो बेसी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों बात वही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के केंद्र पर मतलब बीच में, सेंटर में जी का मान शून्य, ठीक है ना। अगर जी का मान, अगर घूर्णन गति के घटने से जी का मान बढ़ेगा, बढ़ने से घटेगा, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुव पर क्या होगा कि सबसे ज्यादा होगा, ध्रुव पर, और केंद्र पर 0 हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? अब देखिए, पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है, ठीक है ना, पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है
तो 81.5 गुना क्या है कि चंद्रमा के द्रव्यमान से पृथ्वी का द्रव्यमान बेसी है। अब उसको निकालना पड़ेगा, ठीक ना, इसी याद रखिए 81.5। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो 4 गुनी अधिक है, ठीक है, 4 गुनी अधिक है। अब ये आपको पता होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है और चंद्रमा की त्रिज्या कितना है, तो आराम से निकाल सकते हैं कि कितना गुना बेसी है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का जो मान होता है ना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात कहने का मतलब पलायन वेग का मतलब ये होता है ना कि अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड भैया इतना वेग से अगर तू फेंक देता रहा ना ऊपर, तो का हुई कि वो तो फिर पृथ्वी पर आए हुई ने वो पलायन कर जाए, ठीक ना। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंक सकते ही कोनो आदमी, मशीने से फेंकल जा सकता है जी। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, एक तो 11.2 किलोमीटर चल जाएगा, तब वो पृथ्वी पर फिर नहीं आएगा, वो कहीं दूसरे जाकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तब 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए, सूर्य पर ज्यादा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ के तुलना में सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तबे तो उसका 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। 42, समझ रहे हैं, एक सेकंड में 42 किलोमीटर, बाप रे बाप, कैसे फेंका जाते जी। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चंद्रमा पर कम है गुरुत्वाकर्षण, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 37 के लगभग, मतलब 37 जो है 40 के लगभग में है, तो 2.4 भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पृथ्वी का 11.2, सूर्य का 42 और चंद्रमा का 2.4 या 2.37 याद रखिए, ठीक ना। पलायन वेग का समीकरण क्या है? इसके लिए समीकरण क्या था? √2gr, √2gr, जी गुरुत्वाकर्षण है, r उसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? त्वरण ऊपर की ओर होता है, तो भार क्या होगा? कम होता है। आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ा होता है। आभासी जो भार होता है वास्तविक भार से बढ़ा हुआ जब ऊपर चढ़ता है, उससे ऊपर जब नीचे आएगा तो बुझेगा हल्के ही है एकदम, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन साहब। डबल बार आ गया। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, तो भारहीनता का। क्या होता है? भारहीनता का। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा अगर कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, उस समय जानता है उसका भार, उसके समय परिक्रमा करते समय अनुभव कैसा करेंगे? वो भारहीनता का। उसको कोई भार वार पता चलेगा उलेगा नहीं, ठीक ना। आगे देखेंगे, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 24 घंटा में। जो यहाँ से सैटेलाइट जो है पृथ्वी का जन्म करते हैं, ये वो है सैटेलाइट, क्या है? वो है आपके नेचुरल है चंद्रमा, लेकिन यहाँ से कई सैटेलाइट भेजा गया है, मौसम संबंधित अलग और सब अलग सब सैटेलाइट भेजा गया है। तो भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता, कितना? 24 घंटा में वो भी लगा देता है एक चक्कर, ठीक। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर किए थे। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो करीब 28 दिन लगता है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो सब तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या है, अपने अक्ष पर घूम रहा है। गुरुत्वाकर्षण तो सब जाकर धप गिर जाता सूर्य में, सब खत्म। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। वायुमंडल का जो दाब पड़ रहा है वो गुरुत्वाकर्षण का ही देन है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण यह है कि हम लोग पृथ्वी से बंध के रह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो सब कहाँ उधिया के जाएगा पता नहीं चलेगा, समझे। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ? थर्मास्फीयर में। कहाँ? थर्मास्फीयर में जाकर के उसको स्थापित किया जाता है, ठीक ना। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। ऊपर से जब गिरेगा तो शून्य, भार एकदम शून्य हो जाता है, समझे। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है जानते हैं? जो उपग्रह को, सैटेलाइट को जो लगाता है लोग यहाँ से भेजता है, वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है पृथ्वी से, समझे। 36,000 किलोमीटर ऊपर जाके वो सब गोलका ऐसे जो रहता नहीं है, ऐसा बुझाता है कि पाँख है ऐसे, सोलर उलर लगा रहता है, ठीक ना। ये क्या होता है कि घूमते रहता है पृथ्वी के चारों ओर। कितना चक्कर लगाता है? कितना दिन में? 24 घंटा में क्या कितना करना? 24 घंटा में चक्कर लगा लेता है। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर आता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, कि उस कक्षा जिस कक्षा पर वो घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, ठीक ना, त्रिज्या कितना है उस पर। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है, एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुंचेगी। कब?
कब जी, दो गेंद जिनका भार अलग अलग है, एक चोटी से गिराई जाती है तो दोनों एक साथ गिरेंगे। तो ये कौन किए थे प्रयोग, तो ये देखिए जहाँ निर्वात होगा तब एक साथ गिरेगा, निर्वात नहीं होगा तो एक साथ नहीं गिरेगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल के तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्या है भाई, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है और पृथ्वी पर ज़्यादा है। ऐसे कूदेंगे तो ढेर ऊपर तक ले कूद जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करें, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है तो खींच लेगा, तो चंद्रमा पर ज़्यादा खींचेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना से क्या है, कम है। देखो वहाँ प्लान में क्या था, 2.37 था, यानी 2.4 के लगभग में था, है ना। यहाँ 11.3 हुई भी नहीं गिरती है, क्यों, तो गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर ही जाती है, उसके आधार से होकर ही जाती है। गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ओकरा आधार से ही जाती है, इसलिए पीसा का जो मीनार है झुका हुआ है। और वहां से अगर दो अलग अलग द्रव्यमान का कोई वस्तु गिरा है, द्रव्यमान मतलब समझ रहे हैं, द्रव्यमान को समझने तक भार से ही तुलना कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार अलग होता है, ठीक ना। तो उसको गिराएंगे तो साथ ही गिरा था पीसा के झुकी हुई मीनार से। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी, वान ग्यूरिक ने। कब, कौन किए थे, वान ग्यूरिक, याद रखिएगा, वान ग्यूरिक पहली बार वायुमंडलीय दाब का गणना किए थे। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो एक बार के। वायुमंडलीय जो दाब होता है एक बार के, ठीक ना, एक बार के क्या होता है, बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायु का जो दाब है, प्रेशर, वो कम होते जाता है, ठीक ना। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है काथी से, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से ही मापा जाता है कि हाँ वायु का दाब कितना है। इसी आधार पर मतलब आंधी तूफान के संभावना को भी व्यक्त करता है, कौन, बैरोमीटर ही बताता है। यानी बैरोमीटर का पटांग जब अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी आने के समान होगी। एक के बाद ऐसे है, बैरोमीटर है, तब बैरोमीटर का पटांग मान लीजिए कि इस तरह से एक के बाद झट देना नीचे गिर जाए, क्या हो, झट देना नीचे जब गिर जाएगा तब बता देगा वहां से रेडियो और टेलीविजन पर गया भाई पूरा तूफान आएगा बे, ठीक ना, अपना सरियालो बुढ़िया बिस्तर, तो आने तूफान आने का। लेकिन धीरे धीरे जब गिरेगा तब वर्षा होने की संभावना, और जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मतलब दिन साफ होने की संभावना, ठीक ना। बैरोमीटर का पटांग जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना। एक बाइक के नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना, आस्ते आस्ते गिरेगा तो बरखा आने की संभावना, कोई दिक्कत। एक सेमी पारा, अरे भागना मत, एक सेमी पारा दाब होता है 1.33 × 10⁻³ पास्कल के। एक सेमी पारा का दाब, पारा समझते हैं, Hg हाइड्राजाइरम, उसका जो दाब होता है 1.33 × 10⁻³ पर यहाँ है, यहाँ 2 को 3 बा ऊपर, 1 को 3 बा पावर में पास्कल। पास्कल क्या है, दाब का मात्रक है। एक पास्कल बराबर होता है 1 PA बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 PA मतलब पास्कल बराबर 1 न्यूटन, कल ही तो आया था शायद, प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक ना। एक मिली बार बराबर कितना होता है, 10⁻² पास्कल, यानी 100 पास्कल। एक टोर बराबर होता है 133.8 पास्कल, ठीक ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। बड़ा बढ़िया बात बा। जब एक गैस के पात्र में, जो गैस का पात्र होगा उनमें दबाव जब बढ़ाया जाता है ना तो उसका द्रव्यमान बदलेगा नहीं, स्थिर होगा, ठीक। दूध का घनत्व तो किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से, कि दूध कितना शुद्ध है, ठीक ना, वो कितना उसका घनत्व ज्यादा है, मतलब ज्यादा शुद्ध है, पानी डाल दिया तो घनत्व कम हो जाएगा, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है, तो लैक्टोमीटर है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व तो क्या होगा, घटेगा। तांबा का अगर गेंद है अगर गर्म कीजिएगा तो घनत्व तो क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या है, तो वायु दाब कम होता है ऊपर। वायु का जो दाब हम लोगों के, अगर हम ही लोग हैं तो अगर माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, तो समझ रहे हैं हम, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना ऐसे सिंपल रहिएगा, तो हमने कहा ना दाब से हम लोग को वायुमंडलीय दाब के रखा है। आज जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब कम होता है, नाक में खून फेंकेंगे, मुंह में खून फेंकेंगे, और ऊपर जाएंगे तो दाब जब घट जाएगा तो सब नस, शरीर में का नस फट के सब पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझे। तो हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, जानते हैं किसके कारण, ये वायु दाब के कमी के कारण, ठीक ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या है, तो क्वथनांक अधिक हो जाता है, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस एक बार, गेज दाब प्लस एक बार, गेज दाब और एक बार मिला देते हैं तो परम दाब हो जाता है, ठीक ना। एक नदी में, अरे क्या हुआ जहाज, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज क्या होगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, क्या है भैया, खड़ा है समुद्र का पानी,
तो समुद्र का पानी खारा है, अर्थात उसका घनत्व ज़्यादा है। तो घनत्व ज़्यादा है तो उसमें कोई डूबेगा उबेगा नहीं, आप भी तैर जाइएगा, ठीक ना, तैरिएगा। जैसे सिंपल सा एक प्रयोग कीजिएगा ना आप जा करके अपने घर है, चाहे किए होंगे, लड़कों सबके बताइए किए होंगे गुरुजी आप लोग, ठीक ना। इसमें पानी रख दीजिएगा, आप पानी रखने के बाद एक अंडा लेकर के डालिएगा, देखिएगा डूब जाएगा अंडा, ठीक। और अब क्या कीजिएगा कि इसमें धीरे धीरे चम्मच से नमक डालते जाइएगा, चम्मच से क्या कीजिएगा, नमक डालते जाइएगा, ठीक ना। तो चम्मच से जैसे जैसे नमक में डालिएगा ना, तो चम्मच से जब नमक डालिएगा तो इसका पानी का घनत्व बढ़ेगा, और जब पानी का घनत्व बढ़ेगा तो इसका जब घनत्व अंडा के घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो ये भैया धीरे 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 ऊपर उठ करके उपला के दहाने लगेगा। इसीलिए जब नदी से कोई पहनिया जहाज समुद्र में जाएगा तो तनका ऊपर उठ जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ओके, कितने मिनट का वीडियो हो गया जी। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो पास्कल का नियम कार्य करता है, ठीक ना। आपका हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, आप देखे होंगे जेसीबी उसीबी में जो उठाता है, जो पंपर रहता है, पंपवा, वो क्या होता है, वो सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, काती से हाइग्रो। आर्द्रता मतलब क्या होता है, सामान्य वायु में जब जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो आर्द्र वायु कहलाती है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। देखिए दाब बढ़ाइएगा ना, दाब अगर बढ़ा रहे तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, मतलब बर्फ गलेगा उलेगा नहीं, दाब बढ़ जाएगा। तो वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं, तो घनत्व के कारण। वायुमंडल में अगर बादल तैर रहा है तो उसका घनत्व के कारण तैर रहा है। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों, तो गहराई बढ़ने के साथ दबाव का दाब बढ़ता है। गहराई अगर बढ़ेगा तो दबाव उतना ही तेजी से दाब लगाएगा। ऊपर क्या होगा, दाब कम लगता है। इससे नीचे क्या होता है कि मजबूत बनता है और चौड़ा बनता है, ठीक ना। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करता है, लोग छिगुलता है। अभी गर्मी के मौसम है, रईस लोग गए होंगे, ठीक ना, हाँ, शिमला मनाली ये सब लोग गए होंगे, एकदम ऊपर स्केटिंग कर रहे होंगे, छिहुल रहे होंगे, ठीक ना। तो स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। जब चौराहे जब होता है तो गेंद फुहारे पर गेंद नाचती, जानते हैं, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का जब वेग अधिक होगा ना, पानी जब ज़्यादा वेग के होगा तो अगर क्या होगा, दाब घट जाता है, ठीक है। तो जगह कारण वेग क्या होता है, टाए 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 नचने नाचता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, जानते हैं क्यों, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, तो सट जाता है। गलनांक घट गया तो सट गया। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां बनाई जाती है। आप देखे होंगे रेल के जहां पटरी, रेल की पटरी यानी पटरी है, रेल जो बिछाया जाता है, रेल पर चलता है गाड़ी तो हो जाता है रेल गाड़ी, वो पटरिया रेले कहलाता है। तो रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जानते हैं कहला, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब को कम करने के लिए। रेल जितना दाब लगाएगा कम होगा, चौड़ा रहेगा तब। अब देखिए, अब मान लीजिए कि भोथार कोनो चीज हो गए तो उसको मारिएगा तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, सुई हो तो घोपा जाएगा जल्दी कि नहीं घोपा जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, समझे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कंक्रीट बढ़ाया जाता है। ऊंचाई की जहाजों पर पानी 100 डिग्री ऊंचाई की जगहों पर सॉरी जहाजों पर नहीं है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है, 100 डिग्री 17 डिग्री पर माउंटेन पर जो उबलता है क्या है, तो वही मंडलीय दाब वहाँ कम है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वही मंडल का दाब कम होते जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वही मंडलीय दाब से अधिक, वही मंडलीय दाब से अधिक होता है, तबे तब साबुन में बुलबुला बन जाता है, ज्यादा होता तब पचका ये देता ओकरा के। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या है, तब पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, डबल बार रिपीट हो गया। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों, तो कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी जो वायु का दाब होता है उसी को बढ़ाने के लिए पहले दौड़ेगा, तब एक बार देना पृथ्वी छोड़ देगा, उड़ जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों, तो ऊपर जब जैसे जैसे जाता है ना तो उसका दाब क्या होता है, कम हो जाता है, दाब कम हो जाता था, नीचे अंदर से दाब बेसी लगा दिया, ऊपर से दाब कम हो गया तो फट गया। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति